हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम लोग जो सेकंड लेक्चर है पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स 2, तो मैं कहाँ तक पढ़ाया था आप लोगों को? प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे और इसके आगे भी जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था हमने, और अनुप्रस्थ तरंग गति की उसका फिगर भी बनाया था, ग्राफ वगैरह बनाया था। और आगे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुदैर्ध्य तरंग गति का मैं ग्राफ अभी बनाऊंगा, और वो कैसे गति करता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, क्या बोले लिखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। देखिए इस प्रकार की जो तरंगे होती है ना, इस प्रकार की तरंगों के माध्यम के कंपनशील जो कण है ना, संपीड़न तथा विरलन के क्षेत्र बनाते हैं। संपीड़न, कंप्रेशन तथा एक्सपेक्शन, मतलब क्या होता है? विरलन का क्षेत्र, संपीड़न का और विरलन का क्षेत्र बनाते हैं, जो समष्टि में समय के साथ संचरित होते हैं, जो समष्टि में समय के साथ संचरित होते हैं। देखिए उच्च कण घनत्व का जो क्षेत्र होता है वो संपीड़न संपीड़न करता है वहाँ पे, तथा निम्न घनत्व का जो क्षेत्र होता है वो विरलन करता है। देखिए कैसे करता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर कोई कण है, इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। ये अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन की बातें चल रही है अभी। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे गति करेगी, ये संपीड़न की अवस्था में कुछ पतली पतली हो जाएगी, और विरलन की अवस्था में थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। फिर संपीड़न आया, फिर ऐसा हुआ। बातें समझ में आ रही है क्या? कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो यहां पर विरलन और संपीड़न की बात चल रही है, ठीक है ना। विरलन को आर से इंडिकेट कर दे, और सी कंप्रेशन इसको भी इंडिकेट कर दे, और ये है कंप्रेसर और ये है आर, ठीक है ना। और ये फिर कंप्रेशन इसी तरह चलता रहता है, सी आर सी सी आर सी, ठीक है। यहां पर ये क्या है? कण है। बातें समझ में आ रही है क्या? अब देखिए यहाँ पे आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे कि उच्च जो होते हैं, उच्च कण घनत्व वाले, उच्च कण घनत्व का क्षेत्र जो होता है संपीड़न होता है, तथा निम्न कण घनत्व का जो क्षेत्र होता है वो विरलन का स्थिति उत्पन्न करता है। बातें आपको क्या समझ में आ रही है? अब चलिए हवा में जो होता है ध्वनि तरंग का जो संचरण दाब या घनत्व परिवर्तन के रूप में होता है। हवा में ध्वनि तरंगों का संचरण दाब या घनत्व परिवर्तन के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दबाव, हवा या फिर दाब परिवर्तन 1 पास्कल, दाब जो क्या किस में मेजरमेंट किया जाता है? पास्कल में। तो दाब परिवर्तन 1 पास्कल के स्तर का होता है, 1 पास्कल के स्तर का होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब जो होता है 10⁵ पास्कल का होता है। याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे तरंग की गति विशेषताएं, ठीक है ना। तरंग की गति विशेषता, इससे पहले हम कुछ बात करेंगे। यहाँ पे क्या बात करेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे किसी विभिन्न माध्यमों में, मतलब किसी अन्य माध्यम में को मैं ले रहा हूँ, और वहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे कार्य कर रही है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेंगे, ये कुछ स्वरित्र ऐसे होगा, ये कुछ ऐसा स्वरित्र टाइप के हम, या फिर इसका एक पाइप इस टाइप का ले लेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? और हम यहां पर क्या करेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हथौड़े से थोड़ा सा हथौड़े से थोड़ा सा यहाँ पर
थोड़ा सा चोट करेंगे, थोड़ा सा। जैसे ही नॉर्मल चोट करते हैं, जो यहाँ से तरंगे होगी इस तरह तरंगे जाएगी। ये कौन सी तरंगे होंगी? ये कौन सी तरंगे होगी? तो अनुप्रस्थ तरंगे होगी। क्या होगी ये? यहाँ से थोड़ा सा हैमरिंग करेंगे, थोड़ा सा। जैसे ही हैमरिंग करते हैं यहाँ से आवाज़ें जो जाएगी इस तरह से तरंग के रूप में, वेव के रूप में इस तरह जाएगी, इस तरह सर्पिलाकार, ठीक है ना। तो ये जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। अब चलिए हम एक अनुदैर्ध्य तरंग की एक उदाहरण लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हम छड़ ले लेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा यहाँ पे चोट देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चोट देंगे, तो ये क्या हो गई ना, अनुदैर्ध्य तरंगे जो है, या फिर इधर से थोड़ा सा चोट देंगे या फिर रगड़े इसको, ठीक है ना, कपड़े से रगड़े, तो जो इस छड़ में जो होगा ना, इस छड़ में कुछ अनुदैर्ध्य तरंगे इस तरह से कार्य करेगी, कटक 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 कटक। फिर ये बिरलन आ गया, फिर कटक 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 कंप्रेशन आ गया, फिर बिरलन आ गया। इस तरह से ये कार्य करेगी। तो ये क्या हो गया? अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण। वैसे मैं उदाहरण तो लिखवा चुका था हूँ, ठीक है। ये आपको दैनिक जीवन में मैंने समझाया आपको कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे कार्य करती हैं। भूकंपीय तरंगों में जो होता है ना, इस तरंगे दृढ़ तथा पी तरंगे दोनों उत्पन्न होती है, ठीक है ना। पी तरंगे दोनों उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर मैं पी तरंगे और इस तरंगे की बात करूँगा। देखिए, तथा चट्टानों के विभिन्न चालों से गतिशील होते हैं। तथा चट्टानों के, जो भूकंप में होता है अर्थक्वेक में, चट्टानों के विभिन्न चालों से गतिशील होती है। बातें समझ में आ रही है? जो यहाँ पर VS जो होता है, दृढ़ तरंग की जो गति होती है वहाँ पर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है भूकंप में, भूकंप तरंगों के लिए। और VP जो होता है, VP उसका जो होता है 9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। देखिए यहाँ पर इस तरंगे अनुप्रस्थ, जबकि P जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंगों की मैं यहाँ पर बात किया था, ठीक है ना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। कुछ तरंगे न तो अनुप्रस्थ होती है, कुछ तरंगे न तो अनुप्रस्थ होती है और न ही अनुदैर्ध्य होती है। कुछ तो एक्सेप्शन भी होता है, न तो अनुप्रस्थ होगी और न ही अनुदैर्ध्य होगी इसके लिए, परंतु ये अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों का संयोजन रखती है। अब ये कैसा तरंग है यार, कि जो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों की संयोजन रखती है। देखिए, जो ऐसा होती है ना, ये तरंगे उर्मिका कहलाती है। ये तरंगे जो क्या होती है, उर्मिका कहलाती है, जो न तो अनुप्रस्थ हो और न ही अनुदैर्ध्य हो, लेकिन वो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों का संयोजन रखेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उर्मिका बोलेंगे। उर्मिका कैसे होती है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ ऐसा फिगर उर्मिका का होगा, ठीक है। और इसका अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों का संयोजन यहाँ पे रख रही है। इस तरह का हिस्से, ठीक है, इस तरह से कहीं कार्य करती है। तो इसमें जो होता है ना, द्रव की सतह पर तरंगे इस प्रकार की होती है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, कि इन तरंगों में माध्यम के कण ऊपर और नीचे, ठीक है ना, तथा आगे और पीछे दोनों एक साथ कंपन करते हैं। ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों एक साथ कंपन करते हैं। इन्हें ऊर्ध्व तल में स्थित दीर्घवृत्त द्वारा किया जाता है, समझाया जाता है। ऊर्ध्व वृत्त में स्थित दीर्घवृत्त तल द्वारा ये समझाया गया है।
ठीक है ना, ऊपर नीचे, ठीक है ना, दाएं बाएं, इस तरह से गति करेगी। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ये संयोजन है। चलिए अब हम बात यहाँ पे आती है कि तरंग गति का कैरेक्टर क्या है, तरंग गति की विशेषताएं क्या होती हैं। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि तरंग गति का विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो तरंग गति का विशेषताएं मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं थी और इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं थी, बस समझाने वाली बातें थी। ठीक है, इसको मैं अभी मिटा रहा हूं और अभी आपको तरंग गति की विशेषताएं के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तरंग गति की विशेषताएं। ठीक है, तरंग गति की विशेषताएं के बारे में हम और लोग बात करेंगे। तो तरंग गति में जो विक्षोभ माध्यम में, तरंग गति विक्षोभ माध्यम में माध्यम के कणों के अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष पुनः आवर्ती दोलन के कारण गति करता है। फर्स्ट जो आपका कैरेक्टर है, तरंग गति में विक्षोभ माध्यम में माध्यम के कण अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष पुनः आवर्ती दोलन के कारण गति करता है। ठीक है, लिख लेते हैं। चलिए, तरंग गति में विक्षोभ फर्स्ट है, ये है आपका, लिखते रहिए साथ में। तरंग गति में विक्षोभ तीन चार लिखवा देता हूं। तरंग गति में विक्षोभ माध्यम में ठीक है, माध्यम कणों के अपनी माध्य अवस्था के, क्या लिखेंगे, माध्यम कणों में अपने माध्य अवस्था के अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष पुनः आवर्ती गति के कारण, पुनः आवर्ती दोलन के कारण, ठीक है ना, अवस्था के सापेक्ष पुनः आवर्ती दोलन के कारण ठीक है, आवर्ती दोलन के कारण गति करता है। बातें आपको समझ में आई? चलिए, माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना, माध्यम के कणों के, सेकेंड ये है, माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना ऊर्जा एक स्थान तक से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। सेकेंड ये आपका सेकेंड कैरेक्टर क्या है कि माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। यह है आपका सेकेंड नंबर। क्या लिखेंगे, माध्यम के कणों वास्तविक स्थानांतरण के बिना वास्तविक स्थानांतरण के बिना ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक
संचरित होती है। आते समझ में आ रही है? 3 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे बन सकता है आपका। 5 नंबर आपका इससे क्वेश्चन अगर आएगा, बोलेगा कि तरंग की विशेषताएं बताइए, तो आप ये इसको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए अब थर्ड जो सुनिए, प्रत्येक कण अपने पहले वाले कण से, प्रत्येक कण अपने पहले वाले कण से थोड़ा समय बाद विक्षोभ को ग्रहण करता है। ठीक है, थोड़े समय बाद विक्षोभ को ग्रहण करता है, इसलिए एक कण तथा अगले कणों के मध्य एक नियत कालांतर होता है। प्रत्येक कण अपने पिछले वाले कणों से थोड़े समय बाद विक्षोभ जो होता है ना, ग्रहण करता है, इसलिए एक कण तथा अगले कणों के बीच का जो एक बीच का यानी कि मध्य जो होता है, एक कलांतर हो जाता है, एक कलांतर होता है। कलांतर अभी मैं आपको बताऊंगा कि कलांतर है क्या, जब मैं आपको फार्मूला प्रूफ करवाऊंगा तो इसके बाद मैं बताऊंगा। इसी में मैं आपको फार्मूला इसी वीडियो में प्रूफ करवाऊंगा। चलिए तो इसको भी नोट कर लेते हैं। 3 नंबर कि प्रत्येक कण अपने पहले वाले कण से ठीक है ना, अपने पहले वाले कण से थोड़े समय बाद विक्षोभ ग्रहण करता है। थोड़े समय बाद विक्षोभ ग्रहण करता है। ठीक है ना, इसके कारण क्या होता है, इसलिए एक कण तथा अगले कण के मध्य जो होता है एक कलांतर होता है। इसलिए एक कण तथा अगले कण के मध्य कलांतर होता है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? चलिए अब हम 4 नंबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्या है कि गतिशील तरंग का वेग अपने माध्य अवस्था के सापेक्ष कंपन करने वाले कणों के वेग से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेते हैं। गतिशील तरंग का वेग ठीक है ना, अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष कंपन करने वाले कणों के वेग से भिन्न होते हैं। कंपन करने वाले कणों के वेग से भिन्न होते हैं। ठीक है, और एक मैं आपको बता दे रहा हूं कि दिए गए माध्यम में तरंग का वेग नियत रहता है। दिए गए माध्यम में तरंग का वेग जो होता है वो नियत रहता है, जबकि कण का वेग माध्य अवस्था के सापेक्ष इनके कंपन के दौरान निरंतर बदलता रहता है। क्या होता है? निरंतर बदलता रहता है। इस तरह अनुप्रस्थ तरंग में ऐसे और जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग में कंप्रेशन और विलयन, मतलब संपीड़न और विलयन। सांप है क्या? चलिए, बदलता रहता है। इनका मान माध्य अवस्था पर अधिकतम तथा चरम अवस्था पे
शून्य होता है, चरम अवस्था पे शून्य होता है। जो इनका जो गति होगा, वेग होगा, माध्य अवस्था पे अधिकतम होता है और चरम अवस्था पे शून्य होता है। इसको मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो रही आपकी फिफ्थ रही। आप वीडियो पॉज करके और अब मेरी बातों को सुन करके 5वें नंबर पर भी इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेस कम है, नहीं लिखवा पाऊंगा, ठीक है। चलिए, आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहे तो। अब हम कुछ बताएंगे तरंग गति से संबंधित, कुछ हम आपको परिभाषाएं बताएंगे, जैसे कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, आयाम क्या होता है, कोणीय आवृत्ति क्या होता है, कला क्या होता है, कोणीय तरंग संख्या क्या होती है, वाले इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, तरंग गति का समीकरण, ठीक है। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की बात आती है। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, लिखेंगे हम तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, तरंग दैर्घ्य यानी कि एक तरंग लंबाई, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, एक लंबाई होती है। तो हम तरंग दैर्घ्य इसको किससे इंडिकेट करते हैं, तो लैम्डा से। तरंग दैर्घ्य इसको किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं एक तरंग की लंबाई। एक तरंग की लंबाई क्या होगी, कैसे होगी, तो मैंने आपको बताया था श्रृंग और गर्त। तो श्रृंग से श्रृंग के जो बीच का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, लैम्डा, यानी कि एक तरंग की लंबाई होगी। या फिर गर्त से गर्त के जो बीच की डिस्टेंस होगा उसे हम एक तरंग की लंबाई बोलेंगे, ठीक है ना। तो तरंग द्वारा उस समय में तय दूरी जिसमें माध्यम का कोई कण अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द एक कंपन पूर्ण करता है। क्या बोलेंगे कि तरंग द्वारा उस समय में तय दूरी जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष इर्द गिर्द, अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष, ठीक है ना, इर्द गिर्द एक कंपन पूर्ण करता है। कैसे एक कंपन पूर्ण करना है, यहाँ पे, यहाँ से ऐसे किया और यहाँ से ऐसे किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, और यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से अगर लेंगे, यहाँ से लेंगे तो ये श्रृंग हुआ, श्रृंग से श्रृंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एक लैम्डा होगा, ठीक है ना, एक तरंग की लंबाई होगी। या फिर गर्त से जो होगा, ये गर्त से ऊपर उठा और यहाँ पर फिर आया, तो ये हो गया यहाँ पे एक तरंग की, ठीक है ना, एक तरंग की लंबाई, ये हो गया लैम्डा। बातें क्या समझ में आ रही है क्या आपको, बातें क्या समझ में आ रही है क्या आपको। चलिए हम नोट करवा दें क्या, इसे नोट करवा देते हैं आपको कि तरंग दैर्घ्य यानी कि एक तरंग की लंबाई क्या होती है, ठीक है। परिभाषा क्या लिखेंगे कि तरंग द्वारा उस समय में तय दूरी, तरंग द्वारा उस समय में तय दूरी ठीक है, उस समय में तय दूरी, ठीक है ना, उस समय में तय दूरी जिसमें माध्यम के कण, जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष, माध्यम के कण
माध्य अवस्था के अपनी ना लिख करके, हाँ अपनी लिख देंगे तो सही रहेगा, अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष इर्द गिर्द, अपनी माध्य अवस्था के सापेक्ष इर्द गिर्द, ठीक है ना, इर्द गिर्द जो एक कंपन पूर्ण करता है, इर्द गिर्द एक कंपन पूर्ण करता है, ठीक है। ये आप तरंग दैर्ध्य की परिभाषा लिखेंगे। इसके हम आगे लिखेंगे कि हम तरंग दैर्ध्य को दो समीपस्थ समान कला में कंपनशील कणों के बीच की दूरी से भी परिभाषित कर सकते हैं। दो समीपस्थ माध्य कला के कंपन कणों के कंपनशील कंपन कणों के बीच के जो दूरी होगी उससे भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया था और मैं आपको बताया था, ठीक है ना, जो क्रेस्ट से क्रेस्ट के जो दूरी होती है वो क्या बोलते हैं, एक तरंग की लंबाई बोलते हैं, या फिर क्या क्रेस्ट मतलब श्रृंग, अब ये या फिर गर्त से गर्त के जो बीच की दूरी होती है वो एक तरंग दैर्ध्य उसे कहते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। चलिए अब हम आवृत्ति की बात कर लेते हैं। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति को हम एन से डिनोट करते हैं, आवृत्ति इसको हम एन से डिनोट करते हैं। देखिए माध्यम के कण एक कंपनशील कण द्वारा, माध्यम के एक कंपनशील कण द्वारा एक सेकंड में किए गए पूर्ण कंपनों की संख्या होती है। माध्यम के कणों जो होते हैं ना, माध्यम के कण जो होते हैं ना, माध्यम के एक कंपनशील कण द्वारा, ठीक है ना, माध्यम के एक कंपनशील कण द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए जो जितने कंपन होते हैं उन्हीं की संख्या होती है। इसका जो होता है फार्मूला जो होता है n = 1/t, यहाँ से हम परिभाषा हमने निकाला, ठीक है ना, यही लिखना वही पड़ेगा आपको। तो क्या लिखेंगे, माध्यम के एक कंपनशील कण द्वारा एक सेकंड में किए गए पूर्ण कंपनों की संख्या जो होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं, कंपनों की संख्या। बातें क्या आपको समझ में आ रही है? अब चलिए हम आवर्तकाल की बात कर लेते हैं। आवर्तकाल को टी से इंडिकेट करते हैं। आवर्तकाल को टी से इंडिकेट करते हैं। तरंग द्वारा एक तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करने में जो लगा समय होता है वो क्या बोलते हैं, उसे हम आवर्तकाल बोलते हैं। तरंग द्वारा एक तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी जो तय करने में जो लगा समय होता है उसे हम आवर्तकाल बोलते हैं। आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम की हम बातें कर लेते हैं। आयाम यानी कि इसे हम ए से इंडिकेट करते हैं। आयाम क्या होता है, तो माध्यम के किसी कंपनशील कण का इसकी साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन जो होता है उसे हम, इसकी साम्यावस्था से अधिकतम जो विस्थापन होती है उसे हम एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब हम कोणीय आवृत्ति की बात कर लेते हैं। कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। ओमेगा = 2π/t होता है, ठीक है। ओमेगा = 2π/t और यहाँ से 1/t इसको हम लिख सकते हैं 2π × 1/t
और 1/t को हम लिख सकते हैं n, यानी कि दैट सिंप्लाई ओमेगा इजकल टू 2 पाई और 1/t के जगह पर हम लिख देंगे n। ओमेगा इजकल टू 2 पाई n भी हो सकता है, ओमेगा इजकल टू यहाँ पे 2 पाई t भी हो सकता है, ठीक है ना, आवृत्ति। चलिए अब हम कला की बात करते हैं। पहले ये सारी चीज़ें समझ जाइए, इसके बाद मैं फार्मूला प्रूव करूँगा। कला की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कला जो होती है एक ऐसी राशि होती है जिसमें तरंग के कंपनशील कण, जिसमें तरंग में कंपनशील कण किसी भी कण के बारे में, कंपनशील कण के किसी भी कण के बारे में पूर्ण जानकारी निहित होती है कला में। कला एक ऐसा गुण है, कला से आप समझ ही रहे होंगे कि कला क्या होता है, किसी भी चीज़ में कला दिखाना, ठीक है ना। तो कला ऐसी राशि है जिसमें तरंग में, ठीक है ना, जिसमें तरंग में कंपनशील कण के किसी भी, ठीक है ना, कंपनशील किसी भी कण के बारे में पूर्ण जानकारी निहित होती है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। जैसे मैं प्रूव करवाऊंगा कि y इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t माइनस के x, ये है आपका y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के x, ठीक है ना। इसको अब मैं मिटाता हूँ और थोड़ा सा कला के बारे में आपको समझाता हूँ। नोट तो आप कर ही लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम किसकी बात कर रहे थे, कला की। ठीक है ना। कला की जो होता है ना, कला ऐसी राशि होती है जिसमें तरंग में कंपनशील किसी भी कण के बारे में पूर्ण जानकारी निहित होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक लेंगे क्या, एक समीकरण, ठीक है ना। जैसे समीकरण y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये सारी चीज़ें मैं प्रूव करूंगा कि ये कहाँ से आता है। तो इसमें जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये क्या है, कला है। इससे ये पता चलता है कि कण जो है अपनी माध्य अवस्था में से, कंपनशील कण अपनी माध्य अवस्था से कितनी दूरी पर या फिर कैसे भी हो, ये पूर्ण जानकारी उस कण के बारे में देगा, ठीक है ना। कंपनशील कण के बारे में पूर्ण जानकारी आपको देगा। अब देखिए हम बात करेंगे कोणीय तरंग संख्या, इसमें एक के आता है, इसको हम बोलते हैं कोणीय तरंग संख्या के, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, कोणीय तरंग संख्या। हर चीज के बारे में जानो, कोणीय तरंग संख्या, इसको हम के से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। के इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा, के इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा। अब देखिए यहाँ पे तरंग संख्या, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब चलिए हम तरंग संख्या की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तरंग संख्या, इसको हम न्यू बार से, न्यू और उसके ऊपर एरो से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। न्यू बार से भी इंडिकेट करते हैं। तरंग प्रतिरूप में एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या को किससे इंडिकेट करेंगे, कुछ ऐसे इंडिकेट करते हैं, न्यू बार से, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो होता है, इसका परिभाषा आप सुन लीजिए कि तरंग प्रतिरूप में एकांक लंबाई में, तरंग प्रतिरूप में एकांक लंबाई में जो होती है तरंगों की संख्या होती है, ये होती है न्यू बार। तो न्यू बार जो होता है आपका इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या 1 बाई लेमडा हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू के अपान 2 पाई होता है, ठीक है ना, के अपान 2 पाई।
बातें समझ में आ रही है क्या? बातें समझ में आ रही है क्या? तो तरंग संख्या के बारे में आपको पूर्ण जानकारी आपको दे दी गई। अब मैं प्रूफ करूंगा फार्मूला, ठीक है। तो प्रगामी तरंग का मैं समीकरण अब प्रूफ करने जा रहा हूं आप लोगों को। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। प्रगामी तरंग का समीकरण अब मैं प्रूफ करूंगा। और किताब का देखिए, किताब का तरंग का समीकरण करेंगे तो किताब के तरंग का समीकरण याद करेंगे तो उससे जो होंगे आपके कुछ अलग आएंगे ये, और इसके अनुसार मैं जो करवा रहा हूं इसको याद अगर करते हैं और इसके अनुसार अपना क्वेश्चन बनाते हैं तो 100% सही होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रगामी तरंग का समीकरण हम प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? प्रगामी तरंग का समीकरण, ठीक है। प्रगामी तरंग का समीकरण यहां पर हम देख रहे हैं, एक हम यहां पे एक्स वाई एक्सिस ले रहे हैं और यहां पे एक हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। ओम बाबा जय हो, भगवान का भी नाम याद। यहां पर आपका एक कण 1 है, ठीक है ना। यहां पे एक कण आपका 1 है और इसका अधिकतम एम्पलीट्यूड +a तक और यहाँ से न्यूनतम -a तक चल रहा है। एम्पलीट्यूड मतलब समझ रहे होंगे, एम्पलीट्यूड मीन्स समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कुछ जो कण है गति कैसे कर रही है, तो ऐसे गति कर रही है कण, ठीक है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है क्या? बातें समझ में आ रही है क्या? ये है +a, ये है आपका -a। ये शायद एक प्रूफ भी करवा चुका हूँगा और आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। मेरे वीडियो में है आपका इसका प्रूफ, एक बार करवाया था, हो सकता है मैं कॉपी को करवाया होऊंगा। चलिए फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक कण आपका 1 है और यहाँ पे एक दूसरा कण मैं 2 ले रहा हूँ। इसका जो विस्थापन है y है, ठीक है, y है और इसका y ले रहा हूँ, इसका विस्थापन y, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? यहाँ से इस तरह v वेग से जा रही है, v वेग से जा रही है। इसका जो होगा आपका x डिस्टेंस पर है, ये जो है x डिस्टेंस पे एक विस्थापन, ये दूसरा कण है उसका y है। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? अब हम 1 के लिए समीकरण लिखेंगे। 1 के लिए समीकरण, फर्स्ट वाले कण के लिए समीकरण, कण 1 के लिए समीकरण क्या होगा? तो y = a sin ω2, y = a sin ω t। अब ये साइन कहाँ से आ गया? आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का कर्व है। पता नहीं है कि ये साइन का कर्व है? मैथ में पढ़ेंगे कि ये साइन का कर्व है, ये है सही, ये साइन आता है। और इसका प्रूफ भी आप SHM में पढ़े होंगे, y = a sin ω t कैसे आता है, ठीक है ना। बातें समझ आ रही है? कुछ गोला बनाया जाता है ऐसे इस टाइप के, यहाँ पर ऐसे लिया जाता है, यहाँ पर ऐसे या ऐसे, और यहाँ से और यहाँ से कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी स्थिति में इसको हम प्रूव कर लेते हैं। चलिए, तो कण 2 का देखिए, कण 1 का t समय पर इतना क्या होगा समीकरण होगा। तो कण 2 का देखिए, कण 2 का t समय पर
ये टी समय है, टी पर y का जो विस्थापन उतना ही होगा जितना कि कोण 1 का t माइनस एक्स बाई भी पर y होगा। कैसे? ये कैसे यार? यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे कर्ण 2 का t पर y, ठीक है ना, कर्ण 2 का t समय पर y, मान लीजिए कोई t समय पर y जो है, t समय पर y जो है, और कर्ण 1 का t माइनस एक्स बाई भी पे, ठीक है ना, t माइनस एक्स बाई भी पर, कर्ण 1 का जो होगा t माइनस एक्स बाई भी पर कर लीजिए। पूरा t इसका समय इतना, यहाँ तक जाने में t समय लगा, ठीक है ना, t समय लगा, और t में से अगर हम ये चाल बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी क्या है x और चाल क्या है v, तो इतना समय में से इतना समय घटा देंगे, यही भी तो समय है ये तरफ से, इतना समय घटा देंगे तो यहाँ पर ये कर्ण नहीं आ जाएगा, तो ये हमने लिखा t माइनस एक्स बाई भी, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, कि लिखेंगे t की जगह पे t माइनस एक्स बाई भी लिख देंगे, ठीक है ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो y इजकल टू a साइन ओमेगा, और t की जगह पे लिखेंगे t माइनस एक्स बाई भी। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए, बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए, और हम यहाँ से मैंने आपको k बताया था कि k इजकल टू जो होता है, यहाँ पर आप सिंपल सा देख लीजिए, k इजकल टू होता है ओमेगा बाई भी इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ बाई, ओमेगा इजकल टू क्या होता है 2 पाई एन, ठीक है, 2 पाई एन होता है, 2 पाई एन, एन क्या है, आवृत्ति है, इसको एफ से भी इंडिकेट करते हैं, 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, 2 पाई एन, और भी इजकल टू क्या होता है एन लेमडा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन लेमडा, तो एन से एन कैंसिल, तो के का जो वैल्यू होगा 2 पाई बाई लेमडा। बातें समझ में आ रही है? 2 पाई बाई लेमडा। तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, भी के जगह पे ये साइन ओमेगा टी माइनस ओ, इसको हम ओमेगा को अंदर कर लेते हैं। बातें समझ में आ रही है? ओमेगा को हम अंदर कर लेते हैं तो ओमेगा बाई भी के रूप में आएगा, तो हम के लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ओमेगा को अंदर कर लें, तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई भी इंटू एक्स हो जाएगा। इसको हमने ओमेगा को ब्रैकेट के अंदर कर लिया। अब देखिए यहाँ भी आप क्या करेंगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को हम ऐसे ही लिख देते हैं, और माइनस ओमेगा बाई भी को हमने क्या लिखा, ओमेगा बाई भी को के लिखा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स। बातें समझ में आ रही क्या? बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए अब हम दूसरा एक इसी का दूसरा तरीका, मतलब दूसरा समीकरण फाइंड करते हैं। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, ठीक है ना। तो ओमेगा लिखेंगे 2 पाई बाई टी कैपिटल टी और इंटू स्मॉल टी माइनस, ठीक है ना, माइनस, और k का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है। तो k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा लिख देते हैं इंटू एक्स, ठीक है। तो ये भी समीकरण हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण हमने फाइंड करा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी है माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स है। तरंग की अगर दिशा पता करना हो कि तरंग किस दिशा में चल रही है, माइनस एक्स दिशा में गतिमान है या फिर प्लस एक्स दिशा में गतिमान है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर तरंग का जो है माइनस एक्स दिशा में गतिमान हो, तरंग जो है आपका माइनस एक्स दिशा में गतिमान हो, ये है आपका प्लस एक्स दिशा में गतिमान के लिए ये तरंग का समीकरण हमने फाइंड करा, ये प्लस एक्स दिशा में है, और हम माइनस एक्स दिशा में गतिमान हो तरंग, तो उसका समीकरण हम अभी मैं आपको प्रूफ करके, मतलब क्या लिखेंगे उसमें,
क्या चेंज करेंगे कि ये माइनस एक्स दिशा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि तरंग माइनस एक्स दिशा में गतिमान हो, माइनस एक्स दिशा में गतिमान हो, तो क्या होगा, माइनस एक्स दिशा में अगर तरंग गतिमान हो तो हम सिर्फ क्या करेंगे ना, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख देंगे। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, जहां पर एक्स की जगह पे लिखेंगे माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जो होगा इसका समीकरण y इक्वल टू ए साइन, ठीक है ना, ए साइन यहाँ पर भी लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख देते हैं, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी लिख देंगे तो y इक्वल टू ये की, तो ये इक्वेशन हो गया, और यहाँ पर एक लिखेंगे तो y इक्वल टू ए साइन 2π/t इंटू 2π/T इंटू स्मॉल टी माइनस क्या है 2π/λ इंटू एक्स। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक्स की जगह पर माइनस एक्स लिखना है। तो आपका ये दो फार्मूला, तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको कि अगर कोई भी कण यानी कि कोई भी तरंग प्लस एक्स दिशा में गतिमान हो, तो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि ये समीकरण जो है इसमें जो कण है या फिर तरंग जो है प्लस एक्स दिशा में गतिमान है और या फिर माइनस एक्स दिशा में गतिमान है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई तरंग प्लस एक्स दिशा में गतिमान हो, तो प्लस एक्स दिशा में, तो इसके यहाँ पे जो होगा माइनस का चिन्ह लगा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो प्लस एक्स दिशा में गतिमान है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा होगा तो समझ जाएंगे कि आपका जो ये कण है, कण का जो तरंग है वो प्लस एक्स दिशा में गतिमान है। अगर यहाँ पर प्लस आ जाए तो समझेंगे कि जो तरंग है वो माइनस एक्स दिशा में गतिमान है। बातें समझ में आ रही है आपको? चलिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि तरंग की दिशा मैं आपको लिखवा दूंगा कि ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैसे, मतलब आप समझ पाएंगे कि प्लस एक्स दिशा में गतिमान है या फिर माइनस एक्स दिशा में। ऐसे मैं समझा ही दिया और लिखवा भी दूंगा आपको, फटाफट नोट कीजिए। आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को, याद रखिएगा। कण का वेग भी फाइंड करना है, कण का त्वरण भी फाइंड करना है, ठीक है ना, इसका ढाल भी फाइंड करना है, प्रवणता एम से इंडिकेट करते हैं ना, हाँ एम से इंडिकेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी इसमें फाइंड करूँगा और इसको समाप्त करूँगा और इसके बाद क्वेश्चन वगैरह करवाऊँगा, तो आप याद कर लेंगे, ये जो फार्मूले है याद कर लेंगे, तो अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवा दूँगा। ठीक है, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बन जाता है। ठीक है, तो आप नोट कर लिए होंगे, तो मैं अब इसे मिटा रहा हूं, और नहीं नोट किए होंगे तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इतने ही मिटा रहा हूं, इतना में काम हो जाएगा मेरा। चलिए, तो तरंग फलन का जो समीकरण होता है कुछ इस टाइप से, बुक को मैं दे रखा होगा, आप लिख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे कि बुक वाले ये गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू तरंग फलन में ऐसे लिखा जाता है, y इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एक्स बाई भी, ठीक है ना, ऐसे कुछ लिखा जाता है। बातें समझ आ रही है? चलिए, यदि साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी एंड एक्स ऐसा हो तो कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये तरंग एक्स दिशा में है या माइनस एक्स दिशा में? यदि साइन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है ना, साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी एंड
एक्स। देखिए यहाँ पर कैसे क्या होगा, टी और एक्स का साइन ऑफ कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है ना, कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ पर टी क्या है, पॉजिटिव है, एक्स क्या है, नेगेटिव है। बातें समझ में रही है। यहाँ पर टी क्या है, पॉजिटिव है, एक्स क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर टी क्या है, पॉजिटिव है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है। टी क्या है, पॉजिटिव है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है। बातें समझ में रही। तो यदि टी और एक्स का जो साइन ऑफ कोफिशिएंट है वो सेम होगा, यदि सेम होगा तो जो तरंग की दिशा होगी वो -x दिशा में होगी। बातें समझ में आ रही है क्या? तरंग की दिशा -x दिशा में होगी। यदि साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t एंड x अलग अलग होंगे तो भिन्न यानी कि अपोजिट होंगे, तो जो तरंग की दिशा होगी वो +x दिशा में होगी। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? चलिए अब हम फाइंड करेंगे तरंग का त्वरण तथा वेग। ठीक है, तरंग का त्वरण तथा वेग। तो मैं सिंपल सा एक मैं आपको लिखवा दे रहा हूं कि अगर तरंग का वेग इस समीकरण से फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। बहुत रामबाण आपको मिल रहा है, ये कोई नहीं बताता है। ये तरंग का वेग कैसे फाइंड करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपान में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस साइन लेंगे, टी का माइनस साइन अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तरंग का वेग आपको फटाक से मिल जाएगा। ये रामबाण है आपका तरंग का वेग। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम डेल्टा फाई की बात करेंगे, फेज डिफरेंस। ठीक है ना, डेल्टा फाई दो आपका फार्मूला बनता है डेल्टा फाई का। तो मैं इसे अब मिटा रहा हूँ नीचे वाले पार्ट को। फार्मूले याद करके रहेंगे क्योंकि मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन करवाऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे और इतना क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर ये फार्मूले याद करेंगे। अगर तरंग का वेग पूछता है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी डालिए, जो मैंने आपको तरंग का समीकरण दिया उसी पर ये लागू होगा, याद रखिएगा जनाब। ठीक है ना, उस रूप में चेंज करके ही ये सारे फार्मूले लगाने हैं आपको। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए तरंग का वेग निकल जाएगा और यहाँ पर फेज डिफरेंस एक डेल्टा फाई जो होता है इक्वल टू 2π/λ इंटू क्या होता है डेल्टा एक्स। आप एक ये लिख लीजिए और एक होता है डेल्टा फाई टी के रूप में 2π/t इंटू डेल्टा टी, ये लिख लीजिए। ठीक है ना, कण का वेग की बातें कर लेना है, डिफरेंशिएशन द्वारा अब करेंगे कण का वेग फाइंड। कण का वेग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमने प्रूव कराया था y = a sin ω t - kx, ये तो प्रूव कराया था। इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पर वेग फाइंड होगा। vp अगर करेंगे vp तो क्या हो जाएगा, dy/dt करना पड़ेगा, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो vp जो होगा यहाँ पर अगर vp करेंगे, vp आपका निकलेगा क्या निकलेगा, a ओमेगा, डिफरेंशिएशन करके मैं लिख रहा हूँ a ओमेगा cos ω t - kx। ठीक है ना, cos ω t - kx। कैसे किया, तो साइन ω t - kx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ω t - kx। और फिर इसका इसमें t है तो ω t का क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा, और ये से मल्टीप्लाइड है ओमेगा हो जाएगा, और के एक्स तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो वीपी अगर निकालना हो तो ये ओमेगा cos ω t - kx हो जाएगा। वीपी जो मैक्सिमम होता है ± a ओमेगा पे होता है। क्या होता है, वीपी जो मैक्सिमम होता है इक्वल टू ± a ओमेगा होता है। मैक्सिमम लेना होगा तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा ± a ओमेगा।
बातें समझ आ रही है। अब हम कण का त्वरण हम फाइंड करेंगे, तो इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका कण का त्वरण फाइंड हो जाएगा। तो कण का त्वरण फाइंड करने के लिए AP अगर फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो डेल VP बाई डेल टी, ठीक है ना, डेल VP बाई डेल टी कर लेंगे, या फिर डेल 2y बाई डेल TY। इसको हम 2 बार करेंगे, इसको 2 बार करेंगे डिफरेंशिएशन, या फिर इसको 1 बार करेंगे, तो कण का त्वरण आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम कण का त्वरण लिखते हैं, यहीं पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, छोटा सा पार्ट है। कण का त्वरण AP, ठीक है ना, AP बराबर डेल VP बाई डेल टी, ठीक है ना। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कण का त्वरण आपको मिल जाएगा। तो AP हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा A ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होता है ऐसा होता है। साइन ओमेगा टी अच्छे से लिख दूं क्या, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। AP जो होगा, स्पेस कम है, AP इजकल टू क्या होगा, माइनस A ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बातें समझ में आ रही है, ओमेगा टी माइनस के एक्स मैं बोल रहा हूँ, उससे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं दिख रहा होगा तो ठीक है। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पर जो AP जो होगा, AP जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के रूप में आएगा, तो ये हो जाएगा ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हम यही लिख दिए, वाई लिख देंगे, ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो वाई लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि SHM कर रहा है, ये SHM का आपका समीकरण आ गया, ठीक है ना, SHM कर रहा है। इस समीकरण से क्या पता चलता है कि ये जो कण है SHM कर रहा है, कंपन कर रहा है, ठीक है ना। तो AP जो मैक्सिमम होता है कहाँ होता है, AP मैक्सिमम जो होता है माइनस प्लस A ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है, माइनस प्लस A ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। AP मैक्सिमम क्या होता है, माइनस प्लस, यहाँ पर अगर देखिए VP प्लस A ओमेगा है तो AP जो होगा माइनस A ओमेगा स्क्वायर होगा। बातें समझ आ रही है, ठीक है। तो आप नोट कर लेंगे, और आज का जो लेक्चर है मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, एग्जाम के दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी आए लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।